नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एस न्यूज़ के इस अंक में। संडे स्पेशल है। बात करेंगे राम राज्य की। राम राज्य इस नाम की एक पिक्चर बड़ी पुरानी आई थी, वो भी देखी। राम राज्य की परिकल्पना हमारे पेरेंट्स भी हमें बताया करते थे कि एक ऐसा राज्य जहाँ सब सुखी होंगे, जहाँ कोई अपराध नहीं होगा, जहाँ सबके पास समृद्धि होगी, जहाँ सबके पास समान अवसर होंगे। एक ऐसा राज्य जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राम राज्य की वो परिकल्पना जो महात्मा गांधी की परिकल्पना हो या सदियों से हमारे बुजुर्ग जो हमें कहते चले आए कि राम राज्य का मतलब क्या होता है कि आदर्श राज्य, कि एक राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है और राजा उसका द्वार जनता के लिए 24 घंटे खुला रहता है। तो बहुत सारी परिकल्पनाएँ हैं, लेकिन एक मोटा-मोटा ये है कि इस राज्य में लोग सुखी रहते हैं, समृद्ध हैं, शांति है, सौहार्द है, सामंजस्य है, एक-दूसरे के प्रति प्रेम है और कोई अपराध भावना भी नहीं है और अपराध भी नहीं है वहाँ पर। कभी-कभी जब मैं ये सोचता हूँ कि एक राम राज्य की परिकल्पना वाले क्या देश इस दुनिया में हैं क्या? तो मुझे लगता है हाँ, न्यूज़ीलैंड है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया भी है, फ़िनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। इनमें से कुछ देखे हुए मेरे, कुछ नहीं देखे हुए। लेकिन जब दुनिया के बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, जहाँ फ्रीडम इंडेक्स भी है, डेमोक्रेसी इंडेक्स भी है, अपराध के मामले भी आते हैं, समृद्धि के मामले भी आते हैं। लोग घरों में ऐसी ही जगह भी हैं जहाँ ताला नहीं लगाते हैं, ऐसा भी है। गाड़ी की चाबी वहीं छोड़ के चले जाएँगे तो गाड़ी चोरी नहीं होती। कोपेनहेगन चले जाओ, डेनमार्क या कहीं और स्वीडन चले जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी परिकल्पना हमारी है लेकिन उन देशों में राम राज्य है। भारत में पिछले 10 साल के पीरियड को बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया अपने सम्मेलन के अंदर कि ये राम राज्य था, राम राज्य की स्थापना हुई। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैं कुछ आंकड़े पेश करूँ सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ आज दिल्ली से आलोक भदौरिया जी हैं, सर आपका स्वागत है। अरुण कुमार शर्मा जी भी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। गुजरात से गिरीश जोशी साहब हैं, सर आपका स्वागत है और सुजाता पॉल जी अभी आज तेलंगाना से हमारे साथ हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज ही मैंने कुछ आंकड़े अपने मित्रों को भी भेजे थे, क्योंकि मुझे ये जानकर बड़ा दुःख हुआ कि राम राज्य का मतलब अपराध मुक्त यानी कि सब सुखी हों, बच्चे एकदम हँसते-मुस्कुराते हों, जो महिलाएँ हैं, जो पुरुष हैं, बुजुर्गों का सम्मान होता हो। लेकिन मैंने 10 साल में जिसे राम राज्य घोषित किया गया है, तो मैंने पाया कि इंडिया इज़ नाउ द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और हमारे साथ तो आज एक ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो पुलिस विभाग में काम कर चुके हैं सारी ज़िंदगी, अरुण कुमार शर्मा जी। तो अरुण जी, कुछ आंकड़े मेरे पास है एनसीआरबी के 2022 के, 2023 तो आए नहीं, सुबह मैंने भेजे भी अपने मित्रों को। भारत में कुल 2022 में एनसीआरबी के मुताबिक 58 लाख केसेस दायर किए गए सर, 58 लाख। ये सोच के दिल काँप उठता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो हैं, विभिन्न किस्म के क्राइम है उसमें, 4,45,256 वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ क्राइम 28,545 साइबर क्राइम्स 65,893 ये ओल्ड फिगर है 2023 में संख्या लाखों में चली गई है ये। क्राइम के अंदर मर्डर्स 28,522 बलात्कार 31,516 31,516 लेकिन ये आंकड़ा एक और आंकड़ा मुझे बहुत तंग कर रहा है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रेप्स पोक्सो के केसेस 38,911 38,911 किडनैपिंग्स 1,07,588 थेफ्ट चोरियां 2,76,460 और शायद मुझे लगता है हर एक केस के पीछे 10 ऐसे केस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए या जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो हम इन 58 लाख को ये समझें कि कम से कम 4 से 5 करोड़ केसेस हैं जो इंडिया में होते हैं। मैंने इसके बेस पे टाइटल दिया कि इंडिया इज नाउ क्राइम कैपिटल ऑफ वर्ल्ड और इन 10 वर्षों का ये तो 1 वर्ष के मेरे पास आंकड़े हैं जो एनसीआरबी के हैं, उससे पहले वाले आंकड़े भी मिलते-जुलते हैं। अगर इसको राम राज्य की संज्ञा दी जा रही है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि राक्षस राज्य की संख्या किसको दूँ मैं?
ऐसा कौन-सा शासन होता होगा जिसके अंदर मैं कुछ आंकड़े जुटाऊँ और उसे राक्षस राज्य कहा जाए? उसकी परिभाषा क्या होगी? तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। मैंने सोचा अपने जो मेरे मेहमान हैं, विद्वान हैं, मैं उनसे मदद लूँ कि अल्टीमेटली जो स्वीडन में, डेनमार्क में, न्यूज़ीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो राम राज्य है, उसको राम राज्य कहूँ फिलहाल या फिर भारत के अंदर जहाँ पे इंडिया बीइंग द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ पे 10 सालों को राम राज्य घोषित कर दिया गया है और जनता खुश है कि राम राज्य आ गया। सबसे पहले आलोक जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश। आपने जिन देशों का अभी जो नाम लिया, जैसे नॉर्वे का लिया, डेनमार्क का लिया, ये काफी है। और इसमें सबसे एक चीज और भी है कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफी ऊपर है। न्यूज़ीलैंड भी है सर उसमें, ऑस्ट्रेलिया भी हाँ, है सर उसमें। बिल्कुल। तो अब अगर आप नॉर्वे की ही अगर बात करें, जो नंबर 1 और 2 के बीच में ही अगर बात करें, तो नॉर्वे में तो ये स्थिति है कि अगर आप छोटे बच्चों को जबरदस्ती खाना भी नहीं खिला सकते। उसकी मर्जी होगी, वो खाएगा। अगर आपने खिला दिया तो वो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, वो टिकट आपको पकड़ा दिया जाएगा। तो नॉर्वे तो इस तरीके के इतने छोटे बच्चे के, अबोध बच्चे के भी अधिकारों की रक्षा करता है। और हम लोग क्या करते हैं? देखिए, एक बात है, मैंने कहीं या ये हम लोगों ने देखा भी होगा या पहले पढ़ा भी है कहीं भी। हम लोग जैसे किसी को सूरदास कहते थे, मैं वो सूरदास कवि की नहीं बात कर रहा हूं मैं, हम लोग जैसे किसी को सूरदास कहते थे तो पता चला कि उसकी आंखें ही नहीं होती थी, उसको भी सूरदास कहते थे। तो वो रामराज कहीं ऐसा तो नहीं है, आप जिसको राक्षस राज कह रहे हैं उसी को ही रामराज समझा गया है? आप मतलब उस शब्दों पे क्यों जा रहे हैं? अर्थ तो कुछ और भी हो सकता है ना, कि कुछ दिखाई ना दे, ये भी तो हो सकता है। बहरहाल, ये तो लाइटर नोट पे था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो सबसे प्रमुख, जो आखिरी शब्द है, वो वाक्य है, वो सबसे प्रमुख है कि भारत में बहुत सारे केस रिपोर्ट नहीं होते। और ये केवल सामान्य बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं है। स्पेशली अगर हम बात करें इस सदी में, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध है। ये शहरों में भी, गांव की तो छोड़िए, शहरों में भी अब कुछ ही हद तक रिपोर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं होते हैं। ये बात तो सच है। अच्छा, दूसरी बात, रिपोर्ट होने के बाद क्या हो जाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। वीमेन अगेंस्ट क्राइम में तो आप ये देखिए कि अभी हाल ही फिलहाल दिल्ली में पहलवान महिलाओं के साथ में क्या हुआ था। वहां भी तो पॉक्सो का मामला आया था, फिर बाद में हट गया था। इससे पहले आप चले जाइए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में आपको याद हो कि एक महिला थी, वो डीजे चलाती थी, वो कुंडू कर कर उसका नाम भी हुआ था, उसके पिता आईएएस भी थे। तो उसने भाजपा नेता के एक बच्चे ने उनको छेड़ा भी था। ये बात चंडीगढ़ की हो रही है, जहाँ पर बड़ी स्मार्ट पुलिस है। वहां तो ये स्थिति है कि अगर आप हाई बीम में भी अगर गाड़ी चला लें तो तुरंत चालान हो जाता है। ये वैसा शहर है, हर चौराहे पे आपको पुलिस मिलती है और बड़ी डिसिप्लिन रखती है। वहां भी ये हाल हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वो एक अलग है। मणिपुर की हिंसा होगी तो वो फिर वो तुलना ये होगी कि वो उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, तत्कालीन राजस्थान सरकार क्या कर रही थी। तो ये इस तरीके से नैरेटिव एक बनाया जाता है, जिसमें ये होता है कि हमारी लकीर छोटी है और दूसरे की लकीर बड़ी है। और जहां तक इच्छा शक्ति की बात है, तो हमको इसमें जब पुलिस की अगर बात करनी जाए, तो मेरा मानना है कि इसमें सबसे दो चीजें सबसे प्रमुख है। पहला पहला ये है कि पुलिस के अधिकार क्या है, और दूसरा ये है, तो हम लोग पहले पुलिस के अधिकार की बात करें। आप याद करिए कि पहले डीजीपी प्रकाश सिंह हुआ करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उसके बाद में एक गाइडलाइन आई थी, वो सबको दी गई थी। उस गाइडलाइन में क्या था? यही तो था कि पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करे तो पुलिस को दो हिस्सों में बांटा जाना है, एक इन्वेस्टिगेटिव पार्ट एक अलग होना है और एक एनफोर्समेंट का पार्ट एक अलग होना है। इसके अलावा जो दूसरी प्रमुख जो सिफारिश थी वो ये थी कि सब अधिकारियों का एक कार्यकाल निश्चित होगा। अगर वो कार्यकाल निश्चित होगा तो वो बिना किसी दबाव के वो काम कर सकते हैं। ये तो मोटे तौर पे ही है। और फिर बाकी तो बहुत सारी है कि वो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो तो बहुत सारी मतलब सिफारिशें हैं। लेकिन दो सबसे प्रमुख थी, एक निश्चित कार्यकाल और दूसरा इन्वेस्टिगेटिव पार्ट और एनफोर्समेंट पार्ट को अलग किया जाना। अब अगर आप बात करते हैं एनफोर्समेंट पार्ट की, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का अगर आप याद किए कि नाम लिया है, क्योंकि रामराज की बात सबसे ज्यादा, रामराज का शब्द वही उछालते हैं, तो जी, उसमें आप याद करिए बरेली में अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी। एक पुलिस अधिकारी थे जिसने वहां पर एक सामने लाउड स्पीकर को रोक दिया था कि आप ये लाउड स्पीकर क्यों लेकर के जा रहे हैं। क्या नतीजा हुआ? 24 घंटे के अंदर उस बंदे का ट्रांसफर हो गया। लोग कहाँ थे? नहीं थे। वही पहलवान वाली महिलाओं का क्या हुआ, उनके साथ में क्या हुआ? दो अर्थों में, एक तो इतने समय तक बैठे रही, और पहले एक फोटो ऑफ हो गया बहुत अच्छे से, जब वो मेडल जीत के आई उसके बाद बैठे रही, हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ। उसके बाद दोबारा बैठी, क्या हुआ? नहीं हुआ।
फिर जब दूसरी बार जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो पुलिस ने क्या बर्ताव किया, ये भी एक समझने वाली बात है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप कहीं भी अगर आप बात करें, और यूपी में तो एक लंबी फहरिस्त है। आपके वो सेंगर का मामला उन्नाव का बड़ा चर्चित रहा, उसमें क्या हुआ, कब हुआ। तो आपका भरा वो टैनी बाबू का मामला बच्चे का बड़ा दिलचस्प था, उसमें तो वीडियो आ गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ, एक तो मैंने पुलिस वाली बात बताई, और दूसरा मेरा मानना है कि हमारे पास न्यायालयों में भी अगर इसके समाधान की तरफ भी हम बात करें, केवल रामराज की नहीं बात करते हैं, तो किसी भी अपराध को रोकने के दो ही पहलू होते हैं। पहला, पुलिस कितना उसका त्वरित एक्शन है, क्विक रेस्पॉन्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने सेकंड में या कितने मिनट में वो गाड़ी या पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है। इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। पहला, गंभीरता पूर्वक काम किया जाना चाहिए। अभी भी पुलिस का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत आदर्श नहीं है, वो भी अभी न्यूयॉर्क के समतुल्य नहीं है कि वो तुरंत पहुंच जाए, पहला। और दूसरा ये है कि जुडिशरी, अगर जुडिशरी में पोस्ट खाली है तो आप कैसे इन समस्याओं का समाधान या इन अपराधों का फैसला तुरंत कैसे हो पाएगा। आपने फास्ट ट्रैक बनाया, तो फास्ट ट्रैक में कितने मुकदमे जा रहे हैं, कितने फैसले हुए। कुछ फैसले जरूर ऐसे हुए कि जो हेडलाइन बने, सुर्खियां बटोरी इन्होंने, लेकिन फास्ट ट्रैक में आपको बहुत सारे मामले दिए जाने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए। तो अपराध करने वाले को, अपराधी को डर तभी महसूस होगा जब उसको ये लगे कि पुलिस उसे तुरंत धर दबोचेगी, पहला, और न्यायिक व्यवस्था में लंबे एडजॉर्नमेंट नहीं होंगे और उसके ऊपर तत्काल फैसला हो जाएगा, तभी वो अपराध में डरेंगे। अदरवाइज आप कैपिटल पनिशमेंट की आप बातें करते रहेंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, आप संजीदा बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इससे काम नहीं बनेगा। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण, एक सबसे बड़ा, हालांकि इस विषय से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण वो देना चाहूंगा जैसे पंजाब का है। पंजाब में हमारे केपीएस गिल साहब ने किस तरीके से आतंकवाद को तोड़ा था। उन्होंने कहा था हर थाने में उन्होंने एक सेपरेट सिस्टम एक बना दिया था कि हर थाने को रेस्पॉन्स करना है, कहीं भी घटना आएगी, कहीं भी कोई वारदात आएगी, वो थाने तुरंत वहां पर डैश करेगा। तो नतीजा हुआ कि वो बहुत जल्दी उन्होंने वो समाधान कर डाला। तीसरा, मेरे को सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी है। आप अगर टेक्नोलॉजी अगर बहुत अच्छी हो, आप तुरंत अगर रियल टाइम अगर मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता आपके तुरंत अपराध पहुंच जाएंगे। मैं इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूंगा, अपने एशिया के उदाहरण लेते हैं हम लोग, अमेरिका छोड़ देते हैं, सिंगापुर का आप ले लीजिए। सिंगापुर में कोई भी महिला, कोई भी लड़की किसी वक्त भी सड़क पे निकल सकती है, छोटे कपड़े पहन कर निकल सकती है, लिकर लेके निकल सकती है, पार्टी करके निकल सकती है, लेकिन क्या मजाल की कोई उसी को छेड़ दे, नहीं छेड़ सकता। क्यों? चूंकि वहां पे पुलिस का एक आपका रियल टाइम मैनेजमेंट है, पुलिस की निगाह है। सीसीटीवी का वहां पर वो पोस्टर नहीं लगा रखा कि आप सीसीटीवी की निगरानी में है, वो वास्तव में उस पर गंभीरता पूर्वक अमल करते हैं, इसीलिए अपराध रुकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्विक रेस्पॉन्स टाइम है, उसको न्यूनतम से न्यूनतम करना पड़ेगा, तभी यह बात होगी। अदरवाइज वो सारे जुमले हैं, जुमलों से बात नहीं बनती। क्योंकि जैसे ही आप जुमले बात करते हैं, ऐसी रामराज की आप बात करते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि भाई रामराज, अब कैसा रामराज की आप बात करेंगे। अगर आपका सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कुछ नहीं बोल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, मणिपुर की बात नहीं कर रहा है, मां शब्द नहीं बोल रहा है, तो आप किस रामराज की कल्पना करेंगे? उस रामराज की कल्पना करेंगे कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, और लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष ही वो पार्लियामेंट्री वोट तय कर देगा, वही चुनाव नहीं हो रहे, तो कैसा लोकतंत्र, कैसा रामराज? क्या रामराज ऐसा होता है? ये अभी अभी की खबर है कि आप वहां पर अध्यक्ष आप ऐसे ही चुन लेंगे। तो जब अगर आप इस तरीके के अगर ये मुखौटों को अगर चुनने लगेंगे, तो आप ये जाहिर सी आप मानकर चलिए। और मैं एक चीज और कहूंगा, जुडिशरी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जुडिशरी में जिस तरीके से सीजीआई बहुत बड़ा सर्वोच्च पद होता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता, उससे बड़ा सम्मान का कोई पद नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा सीजीआई अगर राज्यसभा चला जाता है, तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि ये कैसा रामराज है। इतने सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या वो राज्यसभा में जाएगा? क्यों गया? ये भी एक समझने वाली बात है, जो मेरे अभी तक समझ में नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं कि संविधान के विशेषज्ञ होने के नाते उन्होंने कुछ विशेष भाषण दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो सीआरपीसी से लेकर जो सब ये चीजें बदली गई, उनमें उनका कौन सा भाषण था, उनकी कौन सी टिप्पणी महत्वपूर्ण थी, वो मैंने तो नहीं पढ़ी, कम से कम।
अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मैं मुझे हो सकता है मेरी नजर से गुजर गई हो। अगर आपने उन लोगों ने वो टिप्पणी पढ़ी हो, एक संविधान विशेषज्ञ सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति सीआरपीसी और इन सब पे बात हो और उस पर अगर उनकी कोई बातचीत नहीं सुनाई दे तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो सीजीआई क्यों पहुंचे थे। तो महत्वपूर्ण चीज है कि रामराज केवल जुमला है और रामराज का जो केवल अर्थ ये है कि आप किस तरीके से कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बस यही है।